हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम लर्निंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत दिल्ली सल्तनत के पार्ट 3 में सैयद वंश और लोधी वंश और उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन के टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे पहले हम गुलाम वंश और खिलजी वंश और तुगलक वंश के टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश की नींव कैसे रखी गई? तैमूरलंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसके बाद सैयद वंश की नींव रखी गई, जो 1414 से लेकर 1451 तक इनका जो कार्यकाल था सैयद वंश का। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खान था। सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश था। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उसने रैयत-ए-आला की उपाधि ली। 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद खिज्र खां के पश्चात उसका पुत्र मुबारक खां मुबारक शाह के नाम से मई 1421 को दिल्ली का सुल्तान बना। उसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। मुबारक खां सैयद वंश का सबसे महान शासक था। उसने 1433 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर मुबारकबाद नामक एक नगर बसाया था। इतिहासकार यहया बिन अहमद सरहिंदी उसका समकालीन है। उसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन मिलता है। मोहम्मद शाह, उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अपनी अयोग्यता से उसने सैयद वंश के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। फिर आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। मोहम्मद शाह के पश्चात उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। उसके समय में यह कहावत देखो शाह-ए-आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक लोकप्रिय हो गया। इसी के समय में दिल्ली सल्तनत के शासन की बागडोर सैयदों से निकलकर लोधियों के हाथ में चली गई। तो यहाँ पे सैयद वंश जो है 1451 तक चला। अब आते हैं लोधी वंश। लोधी वंश का जो शासनकाल था वो 1451 से लेकर 1500 ईस्वी तक चला। इनके जो सुल्तान थे वो थे, एक पहला सुल्तान था बहलोल लोधी, दूसरा था सिकंदर लोधी और तीसरा था इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी ने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। बहलोल और महमूद शाह की सेना के मध्य पानीपत के एक निकट नरेला नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बहलोल लोधी ग्वालियर के अंतिम अभियान के बाद दिल्ली लौटते समय लू लगने से बीमार हो गया, जिससे कि 12 जून 1489 में बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है मिलावली में। बहलोल लोधी एक साधारण व्यक्ति था। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय 38 वर्ष तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वह प्रथम अफगान वंश था। उसने बहलोल सिक्के प्रचलित किए थे। सिकंदर लोधी, इसका जो कार्यकाल था वो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक चला। यह लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोधी ने भूमि मापन हेतु गज सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। उसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली गठित की। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तथा 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। 21 नवंबर 1513 को उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर लोधी के समय में गान विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदरा शाह की रचना हुई थी। इब्राहिम लोधी, 22 नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी के पश्चात इब्राहिम लोधी सुल्तान बना। यह लोधी वंश का अंतिम शासक था। इनका शासनकाल जो था वो 1517 से लेके 1500 ईस्वी तक था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की पराजय हुई और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम अफगान राज्य समाप्त हो गया। इब्राहिम लोधी दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, जिसकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली की सत्ता मुगलों के हाथ में चली गई। अब इनके हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। वह राज्य की सुरक्षा और प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। दिल्ली के अधिकांश तुर्की सुल्तानों ने स्वतंत्र होते हुए भी खलीफा की सर्वोपरि सत्ता स्वीकार की। दिल्ली के सुल्तान स्वयं को खलीफा का नायब सहयोगी ही मानते थे। समस्त इस्लामी राज्य का संवैधानिक प्रधान खलीफा ही माना जाता था। सुल्तान की मदद के लिए अनेक मंत्री होते थे, जिनका चयन वह स्वयं करता था।
इन मंत्रियों का पदासीन रहना या न रहना उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित एक तेलंग ब्राह्मण खान जहां को अपना वजीर बनाया। वजीर के विभाग के बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग दीवान ए अर्ज या सैन्य विभाग था। यह विभाग प्रधान को आरिज ए ममालिक कहा जाता था। सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें प्रशिक्षण देना और उनको वेतन देना आरिज के विभाग की मुख्य जिम्मेदारी थी। भारत में आरिज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने की थी। सबसे पहले बलबन ने ही की थी। अलाउद्दीन का आग्रह सैनिकों की नियमित हाजिरी पर था। राज्य के दो और भी महत्वपूर्ण विभाग थे, दीवान ए रिसालत और दीवान ए इशा। जब तुर्कों ने इस देश को जीता तो उसे कई प्रदेशों में बांट दिया था जो इक्ता कहलाता था। हम इसके अब आर्थिक और सामाजिक जीवन के टॉपिक को पढ़ते हैं। मोरक्को, उत्तरी अफ्रीका में टांजियर का निवासी इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 8 वर्षों तक रहा। वह भारत की उपजों के विषय में अत्यंत रोचक विवरण छोड़ गया, जिनमें फल फूल और जड़ी बूटियां शामिल हैं। इब्न बतूता के अनुसार भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि साल में 2-2 फसलें उगाई जाती हैं तथा चावल की 3-3 फसलें पैदा की जाती हैं। उसके अनुसार अलसी, गन्ना और कपास भी पैदा की जाती थी। इसमें प्रमुख उद्योग थे कोहलू से तेल पेरना, गुड़ बनाना, बुनाई करना आदि। शिया एवं सुन्नी मुस्लिमों के दो प्रमुख धार्मिक वर्ग बन गए थे। संपूर्ण सल्तनत काल में उत्तरी भारत में सुन्नियों का प्रभाव बना रहा, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान सुन्नी मतावलंबी थे, परंतु दक्षिण भारत में शिया संप्रदाय अधिक प्रबल था। व्यापार, उद्योग और व्यापारी के बारे में अब टॉपिक को पढ़ते हैं। इब्न बतूता ने दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर कहा है। उस काल के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में उत्तर पश्चिमी में लाहौर और मुल्तान, पूर्व में कड़ा और लखनौती तथा पश्चिमी में अनिहलवाड़ और कैम्बे खंबात प्रमुख थे। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों और सोने व चांदी के कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। कागज बनाने की विधि का आविष्कार दूसरी सदी में चीनियों ने किया था। इस काल में उत्तम कोटि का भारतीय वस्त्र चीन को निर्यात किया जाने लगा। भारत चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था। जल और थल दोनों मार्गों से चलने वाला भारत का व्यापार एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम था। बर्नी के अनुसार मुल्तानी व्यापारी इतने सम्मत थे कि उनके घर सोने चांदी से भरे होते थे तथा अमीर लोग इतना शाही खर्च करते थे कि जब वे कोई भोज या समारोह आयोजित करना चाहते थे तब उन्हें पैसा उधार लेने के लिए मुल्तानियों के घर भागना पड़ता था। चोर, डाकू और लुटेरों कबीलों के कारण उन दिनों यात्रा करना कठिन था। पेशावर में सोनार गांव तक पहुंचने वाले राजमार्ग के अतिरिक्त मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक एक सड़क का निर्माण कराया। जब मोहम्मद तुगलक दौलताबाद में था, जहां दिल्ली से पहुंचने में 40 दिन लगते थे, तब इन्हीं हरकारों के द्वारा उसके पीने के पानी को प्रतिदिन यमुना से लाया जाता था। संचार व्यवस्था में सुधार होने लगा था। जल एवं थल दोनों मार्गों से व्यापार में वृद्धि होने से इस काल में आर्थिक जीवन विकसित हुआ। तुर्कों के शासनकाल में सिंचाई व्यवस्था को भी अत्यधिक महत्व दिया गया। राज्य का स्वरूप, भारत में स्थापित तुर्क राज्य सैन्यवादी और कुलीन तंत्र था। राजकाज चलाने के लिए सुल्तान को मुस्लिम कानून के अतिरिक्त अपनी ओर से जरूरी नियम भी बनाने पड़ते थे, जिन्हें जवाबित कहा जाता था। हिंदू प्रजा को सिंध विजय के समय से ही जिम्मियों का दर्जा दिया था। जजिया सैनिक सेवा के अंतर्गत अदा किए जाने वाला कर था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दिल्ली सल्तनत का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।